Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System आप तमाम बच्चों के लिए UET ECAT 2026 एडमिशन्स की प्रिपरेशन के लिए आप बच्चों के लिए लेके आया है मॉक टेस्ट की सीरीज, जिसमें आप तमाम बच्चों को सबसे पहले मैं UET ECAT प्री इंजीनियरिंग का मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस मॉक टेस्ट के अंदर हम 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज आप लोगों के जिस पैटर्न पे UET के अंदर पूछे जाते हैं, जिसमें से प्री इंजीनियरिंग वालों के बच्चों 30 एमसीक्यूज फिजिक्स के होते हैं, 30 मैथमेटिक्स के होते हैं, 30 केमिस्ट्री के होते हैं और 10 इंग्लिश के होते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, आज का जो हमारा लेक्चर होगा, इसमें हम 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज का एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। आप लोगों का फुल लेंथ पैटर्न के ऊपर आप लोगों का एक पेपर को सॉल्व किया जाएगा, जिस तरह आप लोगों का UET के अंदर पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, UET के टेस्ट में आप लोगों के पास 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज होते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए 100 आप लोगों को मिनट्स दिए जाते हैं। कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होता। उधर आप लोगों को एक रफ शीट दी जाती है आप लोगों के रफ वर्क के लिए। अगर शीट आपको नहीं मिल रही तो आप लोग हैंड रेज करके उधर इन्विजिलेटर से पूछ सकते हो, ले सकते हो। और जैसे ही आप कंप्यूटर पे बैठोगे तो आप लोग अपने कंप्यूटर को चेक कर लीजिएगा कि इधर इट्स वर्किंग करेक्टली, मतलब इसमें कोई इशू तो नहीं। अगर कोई इशू हो तो आप लोग उधर इन्विजिलेटर से भी आप लोग ये चीज़ डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं होता। रफ शीट ले लेनी है रफ वर्क के लिए और वो शीट उनको रिटर्न करके आनी है। तो बच्चों, आज के जो लेक्चर है इसमें पास एजुकेशन सिस्टम आप तमाम बच्चों को प्री इंजीनियरिंग का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करवाएगा। इस मॉक टेस्ट में मैं 100 एमसीक्यूज उसी पैटर्न पे करवाऊंगा जिस तरह आपके UET के टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। UET ECAT 2026 एडमिशन के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1। मिशन हमारा है 395 आउट ऑफ 400 बच्चों के मार्क्स आए। एंड रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स के इतने स्कोर लास्ट टाइम भी बच्चों के आए हुए थे और 395 वाले जो स्टूडेंट है उनका मैंने इंटरव्यू भी कर रखा है, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, इसी चैनल में आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। बच्चों, ये सारी एफर्ट पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से की गई है। अगर आप लोग बैच में आना चाहते हो UET की तैयारी के लिए, अगर अभी तक UET की तैयारी नहीं है, जिसमें UET के इस तरह के कई बेशुमार आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे विद लाइव क्लास सॉल्यूशन, यानी लाइव क्लास में उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो हमारे बैच की अभी फी 5000 चल रही है। अगर आप 25 मार्च से पहले आ जाते हो, आप लोग इस नंबर पे अपनी फी इजी पैसे जैज कैश पे करके आप लोग हमारे ईद स्पेशल बैच का हिस्सा बन सकते हो। जैसे आप लोगों के लिए आज ईद है, सैटरडे को आज ये वीडियो बनाई जा रही है, तो आप आज के दिन पे भी इनरोलमेंट ले सकते हो। कल यानी संडे को भी ले सकते हो, परसों मंडे को भी ले सकते हो। 25 मार्च से पहले पहले इनरोलमेंट ले सकते हो। 5000 में बैच मिलेगा। अगर बच्चों आप 25 मार्च के बाद आओगे तो आप लोगों को ये जो फी है वो 7000 मिलेगी, यानी 7000 में आप लोगों को बैच मिलेगा। तो अभी इस नंबर पे अपनी फी को पे करके बैच में आ सकते हो। अब इस बैच में आप लोगों को UET ECAT की भी तैयारी करवाई जाएगी, यानी UET ECAT राउंड 1 भी इसमें आपको तैयार करवाया जाएगा। एक एक सब्जेक्ट का डिटेल के अंदर आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे, वर्कशीट टेस्ट मिलेंगे, पास्ट ईयर के तमाम क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मिलेगा। राउंड 2 भी आपको इसी बैच में तैयार करवा दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी होगी, इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी होगी। बच्चों, इसमें ITU की तैयारी होगी। अगर आप सिंध वाली साइड से हैं तो NED मेहरान की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा आप बच्चों को प्यास के राउंड 1 की तैयारी करवाई जाएगी। प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 आया पड़ा है। इसके अलावा गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ने अपना टेस्ट का स्केड्यूल जारी किया है 2026 एडमिशन के लिए। 6 से 10 जुलाई तक टेस्ट हो रहे हैं GK के, तो उसकी भी तैयारी आप लोगों को इसी बैच में करवाई जाएगी। MD कैट के रिलेटेड भी तमाम तैयारी आप लोगों को इस बैच में मिलेगी। अभी आप लोग इस नंबर को नोट कर सकते हो और अपना आज ही बैच के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हो इन जस्ट 5000 फॉर कंप्लीट ईयर। एक पूरे साल की ये फी होती है 5000। फास्ट के ऊपर मैंने अलग से भी एक वीडियो रात को डिजाइन की थी, उसको भी जाके सुन सकते हो फास्ट की तमाम डिटेल्स के बारे में। बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे UET ECAT के। सबसे पहले फिजिक्स का पोर्शन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के तमाम एमसीक्यू। बल्कि एक काम करते हैं, पहले मैं आपको मैथ करवा देता हूँ, मैथ के बाद फिजिक्स करेंगे। मैथ, ये फिजिक्स है, ठीक है। उधर रैंडम एमसीक्यूज आएंगे, उधर आपको ये नहीं होगा पहले 30 फिजिक्स के हैं, फिर मैथ के होंगे, फिर केमिस्ट्री के 9 वे। पहले पहले ऐसे हुआ करता था जब पेपर बेस होता था। अब बच्चों, आपके जो पेपर होगा ना, उसमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे पहले एमसीक्यूज क्या पता इंग्लिश का है, दूसरा फिजिक्स का है, तीसरा मैथ का है। ये क्या पता पहले 3 फिजिक्स के हैं, फिर अगले 4 इंग्लिश के हैं, अगले 2 मैथ के हैं। तो इस तरह करके अलग अलग होंगे, हर बच्चे का पेपर दूसरे से अलग होगा, ठीक है ना। तो रैंडमली जरूरी तो नहीं फिजिक्स से पहले करें। तो अभी मेरे माइंड में है पहले मैथ कर लेते हैं। तो बच्चों, पहला मैथ का हमारे पास क्वेश्चन है, इफ a is equal to 1 2 3 4 फाइंड डिटर्मिनेंट।
बच्चों यहाँ पे इसका एक शॉर्टकट अप्लाई करेंगे बिकॉज एवरी टेस्ट इज ऑल अबाउट योर शॉर्ट ट्रिक टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। जब भी आप लोगों के पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करना है, आप लोगों ने देखना है कि इस हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ रहा है। तो यू विल चेक कि ये 2x2 का हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इंटू 4 इंटू ए लिखा हो तो जितने का ये ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स होता है ना, इस कांस्टेंट की पावर को उस ऑर्डर के ये आप लोगों ने लिख देना है, यानी कांस्टेंट की पावर को बना देना है जितना वो ऑर्डर होगा। ऑर्डर 2x2 का है तो ऊपर 2 लिख लिया, और आगे जो a है इसका हम लोगों ने क्या ले लेना, डिटर्मिनेंट ले लेना। तो आगे हम a का क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब यू नो ऑल के 4 का जो स्क्वायर है वो तो हमारे पास 16 होता है। अब a का डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि a का डिटर्मिनेंट हमारे पास कैसे निकलेगा। तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स है, सपोज दैट इज a इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 4, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहता हूं तो जो लीडिंग डायगोनल्स होते हैं, ये जो डायगोनल्स होते हैं ना जिनको मैं येलो के साथ हाईलाइट कर रहा हूं, इनको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल्स। और ये वाले जो डायगोनल्स हमारे पास, इनको मैं ग्रीन के साथ कर रहा हूं, ये हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल्स होते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा डिटर्मिनेंट के लिए पहले लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई किया जाता है, 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 2 6, और दरमियान में माइनस का साइन लगाया जाता है। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया, दैट विल बी -2। अब ये जो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट विल बी -2। एज यू नो ऑल कि हमारे पास इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, द आंसर विल बी -32। यू कैन चेक कि -32 हमारे पास फाइनल आंसर देखने को मिला, और ये फाइनल आंसर आप लोगों के पास कहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन चेक दैट इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, विल बी द बेस्ट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? क्या आप तमाम बच्चों को 100% ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 100% क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग। दूसरे क्वेश्चन में है गिवन मैट्रिक्स से बी ए और फाइंड करना है हमें बी प्लस बी का ट्रांसपोज। एज यू कैन चेक कि हमारे पास बी मैट्रिक्स तो गिवन है, अब बी का ट्रांसपोज हमारे पास नहीं है, और हमें ट्रांसपोज कैसे लेना पड़ता है। याद रखिएगा अगर आप लोग कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 5 3, अगर हम इसका ट्रांसपोज चाहते हैं तो इसको हम लिखेंगे बी टी, यानी बी का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेने का सिंपल सा एक तरीका होता है, जो रोज है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। अब 2 1 एक रो में लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह 5 3 एक रो में लिखा है, इसको भी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं जिनसे आपने बचना है, यानी अगर एक रो को कॉलम बनाया है तो दूसरे कॉलम को रो नहीं बनाना, यानी जो प्रोसेस जो ऑपरेशन हम इस पे कर रहे हैं वो थ्रू आउट हमने चलाना है। जैसे इस रो को कॉलम बनाया और इस रो को भी कॉलम बनाया, या आप समझ लीजिए कि ये 2 5 हमारे पास एक कॉलम था, इसको रो बना दी, और 1 3 हमारे पास एक कॉलम था, इसको रो बना दिया। तो चाहे तो बच्चों आप रोज को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज बना दें, यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये ट्रांसपोज होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है बी प्लस बी का ट्रांसपोज। अब इन दोनों का एडिशन करना है, तो आपके पास एक तो बी एक तो मैट्रिक्स आ गया और एक बी का ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। अब इन दोनों का b प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास इक्वल टू कैसे आएगा। अब एडिशन के लिए एक कंडीशन होती है, ऑर्डर शुड बी सेम। तो यहाँ पे इन दोनों का ऑर्डर तो सेम है, एज यू कैन चेक कि इन दोनों का ऑर्डर, इसका भी 2 क्रॉस 2 बन रहा है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो यस वी कैन ऐड दीज 2 मैट्रिसेस, इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। कैसे ऐड करेंगे, तो 2 में आप लोग पहले यहाँ पे इनको लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, 2 1 एंड 5 3, और उसके बाद बच्चों दरमियान में एडिशन का साइन आएगा, 2 5 1 3, 2 5 एंड 1 3। तो यहाँ पे अब आप इनको सिंपल ऐड कर सकते हैं, यू विल गेट द आंसर। 2 + 2 हमारे पास 4 हो गया, 1 + 5 6 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 3 + 3 6 हो गया। तो 4 6 एंड 6 6, तो यहाँ पे 4 6 एंड 6 एंड 6, तो ये हमारे पास राइट आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है, यू विल सी दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? क्या तमाम बच्चों को 100% ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल थीटा इफ a डॉट b इज इक्वल टू 10 एंड a मैग्नीट्यूड इज 5 एंड b मैग्नीट्यूड इज 2। बच्चों याद रखिएगा जब भी आपको एंगल निकालना है, यू कैन कैलकुलेट द एंगल बाय साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन।
यानी साइन का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं कोसाइन का, बट वी यूज डॉट प्रोडक्ट, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोसाइन ऑफ थीटा, वो ज्यादा हमारे लिए इजी और कन्वीनियंट रहता है। तो डॉट प्रोडक्ट से आप लोग एंगल को निकाल सकते हो, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ थीटा फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देखिएगा ए डॉट बी की वैल्यू हमें गिवन है, यस इट इज गिवन, ये 10 है। ए की मैग्नीट्यूड अलग भी गिवन है, दैट इज 5, बी के अलग मैग्नीट्यूड गिवन है 2, और आगे हमारे पास कोसाइन ऑफ थीटा आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास 10 बना, और 5 इंटू 2 कितना होता है 10, तो ये इधर भेजा तो ये डिवाइड हो गया, इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा बन गया। अब आप इसको ऐसे भी इसके एसोसिएशन बना सकते हो कि थीटा चाहिए तो कॉस इधर चल के इनवर्स हो जाएगा, और ये कैंसिल होके तो 1 बन गया। तो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी कोसाइन इनवर्स इनटू 1, यानी ये 10 से कैंसिल हो गया, थीटा विल बी कोसाइन इनवर्स 1। अब कॉस किस वैल्यू पे, किस एंगल की वैल्यू पे 1 देता है, cos ऑफ जीरो, एज वी नो ऑल कि जो cos का फंक्शन है वो cos ऑफ 0 1 होता है, जबकि sin ऑफ 0 0 और tan ऑफ 0 भी 0, जबकि cos ऑफ 90 0 देता है। तो भैया जो हमारे पास बच्चों cos ऑफ 0 है वो 1 देता है, तो cos इनवर्स 1 किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि cos ऑफ 0 पे कितना होता है, cos ऑफ 0 डिग्री पे 1 देता है, तो राइट ऑप्शन विल बी 0 डिग्री, राइट ऑप्शन विल बी 0 डिग्री। 100% क्लियर है, एनी कंफ्यूजन एनी डाउट, 100% क्लियर है बच्चों। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पास जो tan का फंक्शन है, अगर हमारे पास सिंपल tan x का डेरिवेटिव पूछा जाए, यानी d अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन tan x, यानी डेरिवेटिव ऑफ tan x हमारे पास क्या होता है, दैट इज सेकंड स्क्वायर x। अगर हमारे पास इसी तरह इनवर्स फंक्शन का पूछा जाए, यानी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा, दैट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा आगे जो एंगल होता है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 1 होता है, x का वो लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ पे भी x का 1 होता है वो लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि x का 1 है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन ये आदत आप लोगों ने बना के रखनी है कि अगर एंगल है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो एंगल हमारे पास सिंपल x में नहीं आ रहा है, एंगल तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x आ रहा है। तो अब है भी इनवर्स में फंक्शन, तो इट मींस कि हमारे पास जो tan इनवर्स और आगे जो एंगल लिखा है x स्क्वायर प्लस 4x, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ये पूरे एंगल का स्क्वायर ले लेंगे और आगे मल्टीप्लाई करेंगे इस एंगल के साथ। तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे, ये जो पूरे का पूरा हमारे पास लिखा हुआ है इस पूरे को पूरे का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डेरिवेटिव विल बी व्हाट, डेरिवेटिव विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस इस पूरे एंगल का हम लोगों ने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो पूरे एंगल का हमारे पास स्क्वायर बना, और आगे एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का बन जाता है 2x और प्लस 4 बाहर और अंदर x का 1। गॉट इट। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट टू नो के डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा, ऊपर हमारे पास 2x प्लस 4 हमारे पास न्यूमिनेटर में बना, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर। लेट मी चेक कि हमारे पास आंसर इसमें गिवन है, बिल्कुल इसी में है। अगर इसमें ना गिवन होता तो हम फर्दर a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते। तो यू कैन चेक कि हमारे पास जो इसका पूरे का पूरा डेरिवेटिव बना, उस डेरिवेटिव की ये वैल्यू है 2x प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर। तो ये वाली चीज हमारे पास कौन से ऑप्शन में गिवन है, 2x प्लस 4 बी ऑप्शन में देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर, तो यस ये बी ऑप्शन में बिल्कुल गिवन है। डी में सेकंड में हमारा आंसर नहीं आया, माइनस में भी नहीं आया और 1 अपॉन भी नहीं, जबकि आप लोग चेक कर सकते हो कि दैट आंसर इज इन बीटा ऑप्शन, सो वी विल चूज के बीटा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो बीटा ऑप्शन को हमने हाईलाइट कर लिया, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों,
x square plus k minus 5 into x plus 8 is equal to 0 and one root is 2. फाइंड वैल्यू ऑफ k. अगर एक रूट हमारे पास 2 आ रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो सिंपल इज दैट कि इस रूट की वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन में यूज कर देते हैं. तो ये इक्वेशन है x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस k माइनस 5 और आगे x की जगह पे 2 आ गया और प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास बनेगा 4 प्लस 2k माइनस 10. आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा दीजिए और प्लस 8 इज इक्वल टू 0. एज यू कैन चेक कि ये 2k हमारे पास एज इट इज आ गया. 4 प्लस 8 दैट विल बी 12. 12 माइनस 10 दैट विल बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो 2 को कॉमन लेंगे उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा. यहाँ पे 2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. वेर यू कैन चेक कि हमारे पास k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस 1 के. जैसे यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे ना तो दैट विल बी 2k माइनस 10 और प्लस 4 है तो 8 12 आ गया, प्लस का 12 है तो ये प्लस 2 हमारे पास बचा 2k प्लस 2. तो आप 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास जो k की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1. तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ फंक्शन f इज इक्वल a टू b. एक फंक्शन a से b है एंड a इज 2 5 3 ये सेट गिवन है. f ऑफ x इज x स्क्वायर. फाइंड द रेंज. याद रखिएगा हमारे पास रेंज निकालने के लिए आप इस फंक्शन के अंदर इस सेट a जो कि डोमेन है इस फंक्शन की उसकी तमाम वैल्यू फंक्शन में यूज करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगा. जैसे हमारे पास ये जो सेट लिखा हुआ है ये बेसिकली इस फंक्शन की डोमेन को शो कर रहा है एंड वी हैव टू फाइंड द रेंज. अब रेंज निकालने के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है दैट इज f ऑफ x इज इक्वल x स्क्वायर. इस फंक्शन के अंदर हम इस a सेट जो कि एक्चुअल में यहाँ पे काम करेगा एक डोमेन की तरह का, उसकी सारी वैल्यूज इस फंक्शन में यूज करेंगे एंड वी विल हैव द आंसर जो कि हमारी रेंज को बताएगा. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू को पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. उसके बाद बच्चों यहाँ पे मैं 5 का पुट करूंगा f ऑफ 5. ये मैं इनपुट दूंगा तो आउटपुट कितनी आ जाएगी, 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर विल बी 25. उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा 3 और 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9. तो मेरे पास ये जो 4 आया, ये 24 और 5 आया, ये जो 9 आया, ये बेसिकली रेंज को बता रहा है. तो हमारे पास जो रेंज की वैल्यू आई, हमारी रेंज किसके इक्वल आ गई, 4 25 एंड 9. ये हमारी रेंज आ गई 4 25 and 9 that is given in alpha option. So alpha option will be the right option, will be the best option. Everybody clear? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इज 12 by 13 फाइंड sin थीटा प्लस कोसाइन थीटा. अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो tan थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, tan थीटा इज इक्वल टू 12 by 13 वेयर वी नो कि tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है. मजीद इसको आप शॉर्ट करके ऐसे भी लिख सकते हो अपनी आसानी के लिए कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, दैट इज 12 और हमारे पास जो बेस की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 13. That will be very useful for calculating sine function and cosine function because जो sine function होता है वो हमारे पास होता है perpendicular upon hypotenuse. अब यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है 12, हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन, वो हम फाइंड आउट करेंगे. कोसाइन थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वेयर वी आर नोन विद द वैल्यू ऑफ बेस दैट इज 13 बट हमें हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन तो उसको फाइंड आउट कर लेंगे. अब हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके. पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर where c will be equal to square root a square plus b square and you know a perpendicular हमारे पास 12 है और बेस हमारे पास 13 है. परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है और जो बेस है दैट इज 13. 12 स्क्वायर विल बी 144 प्लस परपेंडिकुलर इज 144, बेस 13 है दैट विल बी 169. तो यू कैन कैलकुलेट कि ये हमारे पास 269 और ये 273
73 अगर इसमें होगा तो 83, 93, 3 और 13, दैट विल बिकम 313। तो ये 313 स्क्वायर रूट में हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। तो c की वैल्यू 313 स्क्वायर रूट में आ गई। दैट यू विल यूज फॉर हाइपोटेन्यूस वैल्यू। तो ये 313 यहां पे भी यूज करेंगे, 313 यहां पे भी यूज करेंगे। बट रिमेंबर वी हैव टू फाइंड द एडिशन ऑफ दीज टू फंक्शंस। अब इन दोनों का एडिशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज तो आ चुकी हुई हैं, हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा की भी आ गई और कोसाइन थीटा की भी आ गई। अब हमें इनका एडिशन निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देना है। अब ऐड करने के लिए यू विल चेक के 12 अपॉन स्क्वायर रूट 313 प्लस 13 अपॉन स्क्वायर रूट 313 करेंगे। तो स्क्वायर रूट हमारे पास 313 आ गया और ऊपर इन सिंपल इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 12 प्लस 13 दैट विल बी 25। सो 25 अपॉन 313 इज योर राइट आंसर, दैट इज गिवन इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the angle between vectors a dot b is equal to 18 and a is 6, b is 3। एंगल हमें फाइंड आउट करना है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि फॉर एंगल, जब भी हमें एंगल को मेजर करना है तो हम यूज करेंगे कोसाइन का फंक्शन, यानी a डॉट b अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लें दैट इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ थीटा, वेयर a डॉट b इज गिवन दैट इज 18। a की मैग्नीट्यूड हमारे पास 6 है, b की मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 है और कोसाइन ऑफ थीटा, दिस थीटा वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। अब 6 इंटू 3 18, 18 इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। हमें फाइंड आउट करना है थीटा की वैल्यू को। सो थीटा विल बी इक्वल टू कोसाइन इनवर्स इनटू 1 और कॉज किस वैल्यू पे 1 देता है, वो देता है 0 डिग्री पे। सो थीटा वैल्यू विल बी 0 डिग्री बिकॉज cos of 0 is equal to 1. Cos of 0 is equal to 1. So the right answer will be 0 degree. उसके बाद next question है, limit x approaches to 0 1 minus cosine square x upon sin square x। As you know all कि हमारे पास trigonometric identities के अंदर हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, sin square theta या sin square x plus cos square x will be equal to 1। अब यहां से अगर आप साइन स्क्वायर x की वैल्यू को निकालें दैट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब ये जो आइडेंटिटी है इसको आप लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में यूज कर सकते हैं, या आप एक और भी काम कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर है, आप ये न्यूमिनेटर में भी यूज कर सकते हैं। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x हमारे पास इक्वल आ रहा है साइन स्क्वायर x के, तो ऊपर आप लोग किसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, ऊपर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की जगह पे किसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर की। सो हम ऊपर यूज कर लेंगे साइन स्क्वायर x और नीचे ऑलरेडी साइन स्क्वायर x है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख लें तो ऊपर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर x है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। द फाइनल आंसर विल बी लिमिट x approaches 0 into 1। so the final answer, क्योंकि जब कांस्टेंट आ जाए तो मैं लिमिट्स अप्लाई नहीं होंगी, the final answer will be itself 1। got it? उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसाइन स्क्वायर x। याद रखिएगा जब भी हमारे पास स्क्वायर में कोई फंक्शन आ जाए तो उसके इंटीग्रेशन को करने के लिए लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। हमारे पास दो आइडेंटिटीज होती हैं। अगर हमारे पास लिखा हो साइन स्क्वायर x दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 एंड द सेकंड आइडेंटिटी इज कॉस स्क्वायर x दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अगर यहाँ पे एंगल हमारे पास सिंगल है x तो आगे 2x होगा, अगर यहाँ पे x से आगे 2x होगा। सपोज दैट अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मेरे पास एंगल है cos स्क्वायर 2x, अगर इधर मैंने 2x कर दिया तो आगे उसका भी डबल 4x हो जाएगा, लेकिन नीचे 2 का 2 ही रहेगा। तो ये इसका एप्लीकेशन भी आप लोग याद रख सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग जानते हो कि इस पूरे फंक्शंस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन। cos स्क्वायर की जगह पे हम ये वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। रिमेंबर कि हमारे पास ये लीनियर फंक्शन है। अब इसको आप यहाँ पे नीचे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 1 प्लस
cos 2x upon 2 into dx. As we know all कि ये 1 upon 2 हमारे पास कांस्टेंट इंटीग्रेशन से भी बाहर निकल आते हैं और डेरिवेटिव से भी। याद रखिएगा 1/2 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और cos 2x से भी, तो 1/2 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, dx 1 के अलग इंटीग्रेशन, प्लस 1/2 मैंने cos 2x से भी मल्टीप्लाई कर लिया dx। ये मिस्टेक्स बच्चे कर जाते होते हैं, 1/2 सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि 1/2 बाहर निकलेगा तो 1 से भी होगा और cos 2x से, इसलिए ये जो 1/2 है मैंने दोनों के साथ बारी बारी लिख लिया। आप लोग जानते हो कि 1/2 x का डेरिवेटिव 1 है और x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल dx दैट इज गोइंग टू बी x प्लस 1/2 cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x होता है और आगे 2x का 2 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में पॉजिटिव साइन आएगा, दैट विल बी sin 2x और 2x की 2 पे डिवाइड और इनफाइनाइट है तो प्लस कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। So the final answer, dear students, will be what? The final answer will be x upon 2 plus sin 2x upon 4 plus c. You can check कि ये आंसर हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है। That is given in alpha option. Alpha option में ही ये आंसर हमारे पास given है। So बाकियों में तो माइनस आ रहा है, तो alpha option will be the right option. Alpha option को मैंने हाईलाइट कर लिया, that is the right option. Everybody clear? उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x plus 1 is equal to 8x, find x. रिमेंबर स्टूडेंट, इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे गए यूईटी के टेस्ट में, तो आप लोगों ने सिंपल इज दैट 4x रेज टू पावर x plus 1 है, इसको आप लोग लिख सकते हो 4 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4। जैसे अगर आप 2 रेज टू पावर 3 लिखोगे, 2 into 2 4 into 2 8, 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हो। इट्स नॉट 16, अगर 16 होता तो 4 रेज टू पावर 2 लिखते, और आगे ऊपर x आ रहा है तो वो x एज इट इज आ गया। अब आप लोग जानते हो कि आप इसको भी लिख सकते हो 2 into 2 2 2 4, और आगे हमारे पास क्या आ रहा है x plus 1 आ रहा है इज इक्वल टू 2 into 3x। तो इसको आप लोग चेक कर सकते हो, बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है। सो 2 into x plus 1 is equal to 3x, where that will become 2x plus 2, मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, is equal to 3x। तो ये आप उधर भेज दीजिए, तो 3x minus 2x x is equal to 2। So the answer will be 2, that is in beta option. Is that clear? 100% clear है आप लोगों को? 100% क्लियर है आप लोगों को? ओके, जब भी बेसिस सेम होंगी पावर्स को इक्वेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए, हमारे पास अगर ये गिवन हो तो इसका मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया था कि आप लोगों ने 5 की पावर ये कांस्टेंट बाहर निकालना और जितना इसका ऑर्डर होगा उतनी पावर बना लेनी है और अंदर उस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेना है। 5 का स्क्वायर विल बी 25। अब ए का डिटर्मिनेंट 3 into 2 कितना हो जाएगा 6, 3 into 2 6, 6 minus 4 will be 2, 25 into 2 that will be 50, 50 is your right answer, that is in B option। 100% क्लियर है? ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द कॉमन रेशियो इज 3, देन फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। अगर सम अप टू n टर्म्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू A1 into Rn minus 1 upon R minus 1। अब हमें सम कितनी टर्म्स का निकालना है? सम अप टू 4 टर्म्स निकालना है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 गिवन है इनटू R एंड कॉमन रेशियो 3 गिवन है, कॉमन रेशियो इज 3, तो कॉमन रेशियो 3 की गिवन है तो 3 और आगे ऊपर हमारे पास n की वैल्यू 4, क्योंकि उसने खुद बोला है सम अप टू 4 टर्म्स है, माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो इज व्हाट? कॉमन रेशियो इज ऑफ 3, तो 3 minus 1। यू कैन चेक कि ये 5 हमारे पास एज इट इज, 3 raised to power 4 will be 81, 3 into 3 9 into 3 27 into 3 81। You can check 27 into 3, 1 taken 2, 3 2 is 6 and 2 8, 81। Okay, 81 minus 1 will be 80 upon 2, 2 40s are 80, 40 into 5 will be what? That will be 200, so the answer will be 200। Sum up to n term which is 4 terms, that will be 200। Is that clear? Next question is, how many ways can a teacher select of team? If we are discussing selection, it means we are going to use combination of 25 C 3। We have to select
3 students out of 25. A teacher is going to select 3 students out of 25. It is equal to 25 factorial upon 3 factorial into 25 minus 3 factorial. You can check 25 factorial is 25, 24, 23 and 22 factorial upon 3 dot 2 dot 1 into 22 factorial. You can cancel out 22 into 22 and you know well 3 8 times 24 and 2 4s are 8. Now you have 25 multiplied by 4, that will be 100. 100 into 23 will be 2300. So the final answer will be 2300, that is mentioned in beta option. 100% clear? Any problem? Okay. The next question is A is given and we have to find A plus A determinant. You know all A का डिटर्मिनेंट हम कैसे लेंगे? अब A का ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे? रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और अब इसमें आप लोगों ने A प्लस ए टी करना है. क्या इनका एडिशन पॉसिबल है? यस, इट्स एक्चुअली पॉसिबल. ये हमारे पास पॉसिबल है इन दोनों का क्योंकि ऑर्डर सेम आ रहा है. A प्लस ए का ट्रांसपोज, अब इनका ऑर्डर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. तो अब आप लोग चेक कर सकते हो. A ये है 1 plus 1 will be 2, 2 plus 3 will be 5, 3 plus 2 will be 5 and 4 plus 4 will be 8. So 2558. 2558, that is in beta option. So beta option will be the right option. Is that clear? Okay. The next question is हमारे पास ये गिवन है और इसके अंदर हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? dy अपॉन dx. इसका आप लोगों ने डेरिवेटिव निकालना है. तो डेरिवेटिव 5 बाहर निकल आएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 बाहर x स्क्वायर का 2x हो जाएगा माइनस 7 बाहर x का 1 और प्लस 2 का कितना हो जाएगा? 0. ये आदत लगा लें लिखने की पूरा डेरिवेटिव. दैट विल बी 15x स्क्वायर प्लस 8x minus 7. So the final answer will be 15x square plus 8x minus 7, that is in alpha option. So our alpha option is the very right option. The next question is f of x square minus 1 upon x minus 1. Then the continuity of the function is, always remember when we are going to check discontinuity, then our denominator will be equal to 0. अगर हमारा denominator में आंसर 0 आ गए तो इसका मतलब है फंक्शन उस पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा. और कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें एक फंक्शंस को फर्दर सॉल्व करना होता है और जिस पे ये 0/0 की फॉर्म ना बनाए. तो अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हमारा ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस किस पे होगा, क्या ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है? नो. एवरीवेयर कैसे होगा कॉन्टिन्यूस? अगर आप इसमें 1 पुट करें तो ऊपर 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, दैट विल बी 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, दैट इज 0/0 फॉर्म. सो it is not continuous all the time. Discontinuous at x equal to 1. Yes, if you put x equal to 1 in denominator, that will become x square minus 1 upon 0. Ignore the numerator, but in denominator you are having the value 0. So it means function is discontinuous at x equal to 1. But if I ask a simple question, then this function is continuous at what value? You will further simplify like x square minus 1 upon x minus 1. You can check x a square minus b square upon x minus 1. That will be further equal to what? You can simply calculate a square minus b square is equal to a plus b, a minus b upon x minus 1. This factor is cancelled out and the function is its simplest form, that is x plus 1. So the function is continuous at this value x plus 1. You can use any value. If it's given x equal to 1, you can use the value of x equal to 1. Is that clear? So this function is discontinuous at x equal to 1. Is that 100% clear? All right. The next question is sin inverse 2x find the derivative. अब sin 2x का डेरिवेटिव आप लोग जानते हो. अगर तो सिंपल सी बात होती sin x का डेरिवेटिव निकालिए तो वो हो जाना था हमारे पास cos into x और x का 1. अब साइन इनवर्स x का होता तो वो होना था 1 अपॉन 1 माइनस x के और आगे x का 1.
अब साइन इनवर्स 2x है तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर और आगे 2x का फर्दर 2, तो ये बन जाना है 2/1 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये कहाँ पे गिवन है? 2/1 माइनस 4x स्क्वायर, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये हमारे पास है, इसका रूट एक 2 है तो k की वैल्यू निकालिए। तो अब इसमें k की वैल्यू के लिए 5 इंटू एक्स की जगह पे 2 इसका पुट कर लो, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, प्लस k माइनस 2 इंटू 2 प्लस 12 इक्वल टू 0, दैट विल बी 20 प्लस 2k माइनस 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, वेयर 2k, अब ये 20 और 12 32 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, that will be plus 28 equal to 0, 2 कॉमन लेंगे तो k plus 14 equal to 0, so k will be equal to minus 14. is that clear? yes, it is given in delta option. ऊपर एक क्वेश्चन किया था उसमें वो वैल्यू नहीं गिवन थी, -1 नहीं था, +1 था, उसको करेक्ट कर लें, उसका राइट ऑप्शन -1 यानी जो हमने निकाला था, ऑप्शन में गलत लिखा हुआ था, ऑप्शन में -1 नहीं था। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो हमारे पास सिंपल सी बात है कि 7 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 7 स्क्वायर विल बी 49, बेसिस सेम है, पावर्स को आप लोग इक्वेट कर लीजिए, 2x प्लस 4 पावर को अंदर मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ये 2x इधर भेजेंगे तो 3x माइनस 2x, ये 4 1 उधर गया तो माइनस, तो x विल बी इक्वल टू 3, दैट इज गिवन इन सी ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसकी ए टर्म को निकालिए। अब ये हमारे पास किसके अंदर गिवन है? ये हमारा एपी में गिवन है, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है। अब एपी में ए टर्म निकालने का फॉर्मूला है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई जनरल टर्म A8 है तो यहाँ पे A8 को निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है? 3 है, प्लस n कितना है? 8 माइनस 1 7, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 का आ रहा है। So A8 will be 3 plus 14, so A8 will be equal to 17, A8 की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई, that is in B option। 100% clear? Then the next question is the line 2x minus y is equal to find the slope that is perpendicular to this line। Remember इस लाइन का स्लोप नहीं चाहिए हमें, एक ऐसी लाइन का चाहिए जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर में आप लोगों को पता है दोनों स्लोप्स को अगर मल्टीप्लाई करो तो -1 आना चाहिए। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक का स्लोप गिवन है तो दूसरी का निकालने के लिए इसको उल्टा कर दीजिए और साथ में माइनस का साइन लगा दीजिए। ओके, तो अब इसका स्लोप निकालने के लिए हम लोग सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको y इज इक्वल टू mx प्लस b के साथ कंपेयर कर लेंगे या प्लस c के साथ कंपेयर कर लेंगे। दैट इक्वेशन इज व्हाट? दैट इज 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, y उधर भेज दें, दैट विल बी इक्वल टू, y को अगर आप लोग उधर भेज दो फॉर एग्जांपल तो ये बन जाएगा 2x के इक्वल। सो इट मीन्स के x के साथ वाला स्लोप होता है और x के साथ वाला 2 स्लोप आ गया, लेकिन ये तो हमारे पास एक स्लोप 2 आया ना, हमें किसका चाहिए? हमें उसके परपेंडिकुलर के लिए इसको उल्टा कर दीजिए, साथ में साइन चेंज कर दीजिए, तो -1/2 इज इन डेल्टा ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है और B का ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। अब ऐड करना इसका ट्रांसपोज, सबसे पहले देख लो ट्रांसपोज कैसे आएगा। ट्रांसपोज विल बी 3 4 एंड 5 2। अब ऐड करें B प्लस B का ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 2 4, तो 6 9 9 4, 6 9 9 4 is in alpha option, so alpha option will be the right option। The next question is गिवन ये है तो इसका डिटर्मिनेंट, एज यू नो ऑल की इसका डिटर्मिनेंट के लिए शॉर्ट ट्रिक होगा 4 raised to power 2 और आगे डिटर्मिनेंट 4 2 8 माइनस 21, तो 8 माइनस 21 कर लो, 21 में से 8 को माइनस कर लो, तो आप 3 ऐड करो और 13, ऐसे ही है। अगर आप 21 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो तो दैट विल बी
13. इज दैट क्लियर? तो ये 4 का स्क्वायर 16 इंटू माइनस 13. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 इंटू 13 18, 1 टेकन 3 1 3 और 1 4 1 6 1, दैट विल बी 8 14 1 तो 248 विद माइनस साइन. ये कितना बन जाएगा? 16 3 6 18 8 1 टेकन 3 1 3 और 1 4 और उसके बाद यहाँ पे 1 6 और 1 1 तो 8 और दैट विल बी 0 नॉट 8, ये 8 नहीं है, 1 0 और 1 तो 208 विद नेगेटिव साइन. तो 208 विल बी इन अल्फा ऑप्शन. गॉट इट? ओके, विद नेगेटिव साइन भी आना चाहिए. ओके उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y, एक वो ऊपर क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़े से खराब थे, एक इस क्वेश्चन में थे, बाकी ओवरऑल बिल्कुल ठीक है. dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इफ ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव निकालिए तो नेचुरल लॉ के आगे जो भी लिखा होता है उसको एक दफा बटे में भेज दीजिए. 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है और आगे आगे x स्क्वायर का 2x आ गया और माइनस 2 इंटू एक्स का 1 और 1 का 0, तो ये बन गया 6x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. इज दैट 100% क्लियर? That is written in C option. Is that clear? Okay. उसके बाद next question है हमारे पास, What is the distance of the point 1 1 from the line this? इससे distance निकालना है. तो distance निकालने का हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, that is ax नॉट प्लस by नॉट प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. रिमेंबर ऊपर जो भी नेगेटिव होगी वैल्यू वो भी पॉजिटिव होगी क्योंकि मॉडुलस है, ऊपर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है. ए ये हमारे पास जो पॉइंट होगा ये एक्स नॉट का होता है और ये पॉइंट वाई नॉट का होता है. इसमें ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू हमारे पास -2 है और सी की वैल्यू हमारे पास +5 है. ओके, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है तो 3 इंटू 1 प्लस बी की वैल्यू -2 है तो -2 इंटू 1 प्लस सी की वैल्यू 5 है और नीचे तो सबका स्क्वायर ही आएगा. तो ए की वैल्यू 3 है और बी की -2 है तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर. ये बच्चों हमारे पास किसके इक्वल आ गया? दैट विल बी 3 -2 प्लस 5 अपॉन, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 बन गया. तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 - 2 कितना होता है? 6 अपॉन 13 स्क्वायर रूट. तो 6 अपॉन 13 स्क्वायर रूट कहाँ पे है? दैट इज इन बी ऑप्शन. सो बच्चों बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा. इज दैट क्लियर? उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इसका डेरिवेटिव निकालिए. अब हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आगे x का 1, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5 और आगे 3 बाहर x स्क्वायर का 2x और -5 का 0. सो द फाइनल आंसर विल बी 6x ऊपर आएगा और नीचे 3x स्क्वायर माइनस 5. तो ये पूरे का पूरा आंसर 6x ऊपर आ गया ना और नीचे 3x स्क्वायर माइनस 5. तो ये हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है? यू कैन चेक. ये हमारे पास, अच्छा ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये इसका पूरा स्क्वायर भी आ जाएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू कंप्लीट स्क्वायर. इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा ना, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर. ऐसे ही है. और आगे 3x स्क्वायर माइनस 5 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवा दीजिए. गॉट इट? तो ऊपर कितना बन गया? 6x और नीचे हमारे पास 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास एग्जैक्ट उसका आंसर आएगा. ऊपर 6x नीचे 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास किस में मौजूद है? ये क्या बीटा ऑप्शन में यही चीज है? बिल्कुल बीटा ऑप्शन में यही है. सो द बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. इज दैट क्लियर? ओके. नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री आ जाती है. ओके, केमिस्ट्री का आप लोग चेक कर लीजिए, फिर फिजिक्स का कर लेते हैं. ओके, स्टार्ट में हम जाते हैं, फिजिक्स का आप कर लेते हैं. बच्चों हमारे पास फिजिक्स आ जाती है. फिजिक्स में पहला क्वेश्चन है 30 एमसीक्यूज मैथ के डन कर लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह. अब हमारे पास फिजिक्स है टाइम फोर्स ग्राफ शोज. अब फोर्स और टाइम का अगर आप लोग ग्राफ की बात करो तो वो किसकी बात करना चाह रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको इनके तमाम पैरामीटर्स बता देता हूँ. फोर्स इधर ले लो, टाइम इधर ले लो.
इसकी स्लोप हमारे पास क्या होगी, फोर्स पर यूनिट टाइम, फोर्स पर यूनिट टाइम नहीं। अगर आप फोर्स और अगर आप इसके एरिया अंडर की बात करो तो फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करो तो ये इंपल्स को बताता है जो कि मोमेंटम के इक्वल होती है। अब फोर्स अपॉन में टाइम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स यानी फोर्स अपॉन में टाइम, तो ये हमारे पास किसको बताता है, तो फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास फोर्स को ही सिंपल बताएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन को बताएगी और एरिया जो होगा वो किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। तो यहाँ पे अगर तो बात हो रही है स्लोप की तो वो एक्सेलरेशन को बताएगा। उसके बाद बच्चों है कि शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन होती है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है हॉर्स राइडर फॉल्स ऑफ व्हेन द हॉर्स स्टॉप्स सडनली, जब हॉर्स जल्दी से रुकता है फौरन से तो हमारा एक फ्लो बना होता है आगे को मूव करना और इनर्शी होता है ड्यू टू विच आवर बॉडी रेजिस्ट इन इट्स चेंज। तो ये रेजिस्टेंस आई है कि उसकी बॉडी क्या आ गई, रेस्ट पे आ गई, जबकि वो इन स्टेट ऑफ मोशन रहना चाहता था। तो इनर्शिया की वजह से वो घोड़े से नीचे उतर जाता है। पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मैस इंक्रीज या इंक्रीज, तो ये पावर बेसिकली होता है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है वेलोसिटी बिकम्स हाफ काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं वेलोसिटी बिकम्स हाफ, तो जब वेलोसिटी हाफ हुई तो न्यू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, वेलोसिटी को हाफ कर दीजिए, ऊपर स्केल लीजिए तो ये कितना बन जाएगा, तो जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी पहले वाली तो हाफ एम और ये वी स्क्वायर भी बाहर निकाल लीजिए और अंदर 1/4, तो फोर्थ टाइम हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/4, तो 1/4 सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। 1/4 ही हुई पड़ी है ना, ये पहले हाफ एम वी स्क्वायर तो पहले वाली है काइनेटिक एनर्जी, तो न्यू कितनी होगी, पहले वाली का 1/4 होगी। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके डिस्टेंस एक स्केलर होती है। उसके बाद है बच्चों अ शाफ्ट टर्न्स थ्रू 5 पाई रेडियन एंड वर्क इज 25, फाइंड द टॉर्क। अब हमारे पास एक फार्मूला पड़ा होगा P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। अब P पावर है हमारे पास और अगर रोटेशन की बात हो तो फोर्स की जगह पे टॉर्क और वेलोसिटी की जगह पे ओमेगा आ गया। अब टॉर्क निकालना है तो टॉर्क किसके इक्वल आ गया, पावर अपॉन ओमेगा। अब इसमें आप वैल्यूज को पुट कर लीजिए, जैसे टॉर्क विल बी इक्वल टू पावर कितनी है, पावर हमारे पास एंड द वर्क इज 25 पाई जाउल। अब हमारे पास ये कितना आ रहा है, ये 25 पाई का वर्क आ रहा है, ठीक है। तो वर्क के केस में लिख लो एफ डॉट डी, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस केस में लिख लीजिए, यहाँ पे फोर्स का जिक्र नहीं है तो आप उसके सेंस में लिख सकते हो, उस तरह भी आप लोग निकाल सकते हो टॉर्क को। जैसे मैं आपको ये वाला फॉर्मूला करवा देता हूँ, जैसे हमारे पास वर्क क्या होता है, वर्क की बात हो रही है पावर की बात, अगर पावर की होती तो वो फॉर्मूला ठीक था, तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी ना, तो आप वर्क का वर्क और फोर्स की जगह पे टॉर्क डॉट डी लिख लीजिए। टॉर्क निकालना है तो टॉर्क विल बी वर्क अपॉन डी आ गया, तो यहाँ पे वर्क कितना है 25 पाई और नीचे डी कितना है, यानी कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये थीटा बन जाएगा फेज एंगल, तो दैट इज 5 पाई रेडियन। तो 5 पाई, पाई पाई से कैंसिल, 5 5 जा, तो टॉर्क कितना आ गया 5 न्यूटन मीटर। 5 न्यूटन मीटर इज इन सी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कार मूव 30 मीटर पर सेकंड, ब्रेक्स रनली अप्लाई, फ्रिक्शन की फोर्स इतनी है, फाइंड द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए हम थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, जब ब्रेक लगेगी तो वी एफ 0 हो जाएगी, वी आई ये गिवन है, इसको वी आई मानेंगे, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू, जब ब्रेक लगेगी डीएक्सेलरेशन होगा तो माइनस में एक्सेलरेशन होगा, लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं पता है, तो आप लोग जानते हो एफ इक्वल टू एम ए, तो ए की वैल्यू हो जाएगी एफ अपॉन एम, तो ए विल बी फोर्स कितनी है 6000 न्यूटन, मैस कितना, यहाँ पे मैस नहीं गिवन, लेट मी टेल यू कि 1000 केजी का था, तो एक्सेलरेशन विल बी 6, लेकिन वो वैल्यू किस में पुट होगी, नेगेटिव में। और आगे डिस्टेंस हमें एस तो निकालना है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वी आई कितना है 30 का होल स्क्वायर, दैट विल बी माइनस 12s इक्वल टू माइनस 30 इंटू 30। इज दैट क्लियर? माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, s विल बी 30 इंटू 30 900 डिवाइडेड बाई 12, तो दैट विल बी 3 3 9 0 0 और 3 4 12।
अब आप इसको 4 पे भी कर सकते हो, यस 4 1 जा 4 7 जा 4 7 जा 28, 2 इधर गया 2 4 5 जा 20, तो 75, सो 75 मीटर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आ जाता है, अब यहाँ पे माइक कनेक्ट नहीं है, लेकिन अब माइक के जो था वो चार्जिंग उसकी ख़त्म हो गई, अब उस पे कैमरे पे यही माइक लगा हुआ था, तो अब उसकी चार्जिंग ख़त्म है, उस पर मैं वेट करूँगा तो लेट हो जाएगी। पावर हमारे पास 10 किलो वाट है, टॉर्क कितना है, फाइंड द एंगुलर स्पीड। अब वो फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। अब यहाँ से पावर है हमारे पास और यहाँ पे एफ की जगह पे टॉर्क डॉट ओमेगा। अब ओमेगा निकालनी है तो पावर अपॉन टॉर्क हो गया। पावर कितनी गिवन है, पावर हमारे पास 10 किलो वाट है, तो 10 किलो वाट है तो किलो की जगह पे 3 सिफरें लगा दी। और नीचे हमारे पास टॉर्क आ रहा है, टॉर्क कितना है 25 पाई है, तो 25 आप लोगों को पता ही है 4 जा 25 4 जा 100 होता है ना, तो आगे 2 जीरो आगे, तो 400 डिवाइड बाई पाई यानी 400 डिवाइडेड बाई 3.14, इसको 3 में ले लो, ठीक है, 3 1 जा 3, ऐसे ही 1 गया 3 3 जा 9, ऐसे ही है, और 1 इधर गया 1 इधर गया 3 3 जा 133 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट वन, इसका आप लोगों को फुल क्लियर हुआ, दैट विल बी 3 1 जा इस तरह करके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज वाइल स्विमिंग विच लॉ इज ओबेड। स्विमिंग के दौरान हम पानी को पीछे धकेलते हैं, पानी में आगे की तरफ लेके जाता है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे किया जाता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है अ बॉल स्ट्राइक्स एंड रीबाउंड। एक बॉल आगे की और पीछे की तरफ गया, व्हाट हैपेंस टू मोमेंटम, तो मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ता है, तो याद रखिए जब बॉल आगे की तरफ गया तो मोमेंटम एम वी था, जब वापस को लौटा तब भी मोमेंटम एम वी, तो मोमेंटम हमारे पास टोटल कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो मोमेंटम विल बी डबल, और मोमेंटम करता है कि हाँ वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, तो मोर जो एक्यूरेट आपके पास होगा वो चेंज डायरेक्शन, तो चेंज डायरेक्शन कर देता है। व्हेन क्योंकि वेक्टर है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, तो याद रखिएगा जो थर्मल कंडक्टिविटी मेटल के लिए रेजिस्टेंस भी बढ़ती है और उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है अगर हम मेटल की कंडक्टिविटी की बात करें। उसके बाद विच इज स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर हमारे पास क्या होगी, हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्गर है। विच सॉलिड्स है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाईएस्ट, तो वो हमारे पास होते हैं इक्विवेलेंट सॉलिड्स के। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है जब कंप्रेस भी किया जाए, स्ट्रेच भी किया जाए, बोथ बी एंड सी। फिर आप बॉडी का इतना 1 टन है 30 मीटर, ये सेम इस तरह का क्वेश्चन पहले करवा के 562.5 है। उसके बाद बच्चों है रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होती है, डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पावर इतनी है, टाइम इतना है, फाइंड द एनर्जी। एज यू नो कि हमारे पास जो पावर होती है वो होती है वर्क डन अपॉन में टाइम, ऐसे ही है, तो हमने एनर्जी निकालनी है तो पावर इनटू टाइम हो जाएगा। तो पावर हमारे पास कितनी है 3000 की पावर है, टाइम है 5 × 60 सेकंड में निकल आएगा, दैट विल बी 3000 मल्टीप्लाई बाई 300, 3 × 3 9 हो गया, 9 के साथ ये 3 जीरो ये लगा लो, 2 जीरो इसके लगा लो, तो ये बन जाएगा 9 लाख, 9 लाख बन जाएगा। गॉट इट, ये देखो ना, ये हमारे पास पावर कितनी है, दैट इज 3000 वॉट, 3000 वॉट, और 5 मिनट्स है, तो 5 × 60 करोगे तो दैट विल बी 300 ना, तो ये आप लोग चेक कर सकते हो कि 3000 और 300, तो 3 3 से कितना आ गया 9, और आगे इसकी 3 जीरो और इसकी 2 जीरो। गॉट इट, 100% क्लियर हुआ आप लोगों को, ओके ठीक है। एनर्जी निकालनी है ना, तो एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आ गई, पावर इज इक्वल वर्क डन अपॉन टाइम है, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे, ओके। उसके बाद है बच्चों पावर ऑफ मोटर इज, ये पावर ऑफ मोटर क्या था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मोटर एनर्जी इज रेट एट विच द मोटर वर्क्स, डेल्टा ऑप्शन है। फॉर मैक्सिमम करंट इन सर्किट एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर होने चाहिए, अल्फा ऑप्शन। वाइल विद रेजिस्टेंस आर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज, और जो हमारे पास थर्मल होगी एक्टिविटी वो इंक्रीज। इफ प्रेशर इज 80 किलो पास्कल अप्लाइड ऑन साउंड वेव, तो प्रेशर अप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा साउंड वेव पे, प्रेशर के इंडिपेंडेंट है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर केमिकल चेंज, तो हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, गैल्वेनाइजिंग या एंथैल्पी या एंट्रोपी होगा। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर केमिकल चेंज, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस,
पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होती है? जब बॉल थ्रोन अपवर्ड, जब फील्ड के अगेंस्ट काम करोगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अलोंग जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो बॉल थ्रोन अपवर्ड। व्हेन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स अनदर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन। व्हेन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स एन अदर, तो इसका मतलब फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। वैसे तो रिपेल करना था, अब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। वेलोसिटी हाफ, वेलोसिटी को हाफ करोगे काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। बी ऑप्शन ये ऊपर भी करवाया। तो ये हमारे पास फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज थे, 30 पूरे, कुछ नहीं 30 पूरे थे। उसके बाद बच्चों केमिस्ट्री के आ जाते हैं। केमिस्ट्री के आप लोग चेक कर सकते हो हमारे पास मॉक टेस्ट के अंदर, मॉक टेस्ट में आप लोग चेक कर सकते हो हमारे पास जो ये सारी पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर हो जाएगी। केमिस्ट्री में हमारे पास जनाब आ जाता है, इसके आप लोग तमाम नीचे देखते जाओ। Which of the following represent an empirical formula? शॉर्ट है C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर भी ये होता है, एम्पिरिकल भी यही होता है। Which of the following gases has the highest rate of diffusion? जिसका मैस जितना कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा, तो हीलियम का मैस सबसे कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू गैस विदाउट एनी, तो वो सब्लिमेशन, सी ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हमारे पास जो क्वार्ट्ज होता है यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन एरोमेटिक होता है जो हमारे पास उससे बिलोंग करता है एरीन से। व्हाट इज आईयूपैक नेम ऑफ CI3, तो डबल बॉन्ड आ गए तो ब्यूटेन नहीं हो सकता। 1 2 3 4 4 कार्बन वाला डबल बॉन्ड आता है तो ये ब्यूटीन होगा, ब्यूटीन इज इन सी ऑप्शन। गॉट इट। इथीन में 2 होते हैं, प्रोपीन में 3 होते हैं, ब्यूटेन वैसे नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड है उसमें सिंगल होता है, तो ब्यूटीन सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद बच्चों है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो हमारे पास बैटरीज होती हैं। उसके बाद हमारे पास है एन एलिमेंट V है, रिएक्ट विद O2 फॉर्म कंपाउंड विद एन इंपेरिकल फार्मूला। व्हाट डज द इंपेरिकल फार्मूला? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बता रहा होता है कंपाउंड, ऐसे बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इंपेरिकल फार्मूला तो सिंपलेस्ट को बताता है, एग्जैक्ट नंबर को तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl, आयनिक बॉन्ड होता है। उसके बाद द कन्वेंशन ऑफ ईस्टर, जो कन्वर्जन ऑफ ईस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी ईस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है। अब ईस्टर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O और आगे OR, इसको अकर थ्रू विच रिएक्शन, ये हाइड्रोलाइसिस होती है, यानी ईस्टर के अंदर वाटर को ऐड कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे इथाइल एसीटेट के अंदर वाटर ऐड करोगे तो एस्टिक एसिड बनता है। गॉट इट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्वार्ट्ज आ जाता है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथाइन, इथाइन फ्रॉम अल्काइन, अल्काइन में sp होती है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज का, ज्योमेट्री लीनियर। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चरल फार्मूला? ब्यूटेन C4H10, ये तो अल्केन से बिलोंग करता है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड? CHO, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड का एल्डिहाइड बनता है, C डबल बॉन्ड O और आगे H। अगर यहाँ पे भी H फिक्स हो जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड, अगर यहाँ पे भैया आपके पास R फिक्स हो जाए तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है एल्डिहाइड, जनरल फार्मूला H आ जाए, ये फॉर्मेल्डिहाइड। अगर दोनों साइड पे R फिक्स हो जाए तो दैट इज द जनरल फार्मूला फॉर कीटोन, जैसे एसीटोन, प्रोपानोन वगैरह। Halogens exist in diatomic. Alkenes are converted into alkyne by the process. Alkenes को alkyne यानी एक हाइड्रोजन और निकालिए तो dehydrohalogenation, तो C ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद विच टाइप ऑफ सॉलिड हैज द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लीस्ट होते हैं। उसके बाद व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2H2 इथाइन, अल्काइन से तो sp होगी, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इथाइन में sp होती है, बॉन्ड एंगल 180 का, ज्योमेट्री लीनियर। इफ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग एलिमेंट Y and oxygen is required, which of the following represent its empirical formula, तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि Y क्या है, तो Y2O3 होगा। ये मैंने वैसे एंड गेम के अंदर ये वाला MCQ एग्जैक्ट करवा रखा है। उसके बाद which reagent is commonly used in the oxidation of aldehyde, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड के अंदर हम यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अगर जनरली कॉमनली बात हो रही है जनरली तो H2SO4, वैसे अल्कलाइन KMnO4 भी यूज किया जाता है। अच्छा आगे वही क्वेश्चन आ गया, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ पे H2SO4 लगा दो, लेकिन अगर कॉमनली का वर्ड आ गया तो फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। गॉट इट। उसके बाद है बच्चों द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में तो गैल्वानिक सेल करेगा। उसके बाद है बेटा इन विच कंडीशन डज नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है
तो सैचुरेशन होती है वो, ठीक है, वैसे सैचुरेटेड होना चाहिए यहाँ पे, सैचुरेटेड। उसके बाद द कन्वर्जन ऑफ ईथर इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड अकर्स थ्रू व्हिच प्रोसेस, ऑक्सीडेशन से, द प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट पासिंग टुवर्ड्स सब्लिमेशन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड SiO2, इसका क्लियर हुआ। द process in which a solid directly changes into a gas without passing through the liquid state is called sublimation। उसके बाद है कि which of the following is a crystalline solid, तो क्वार्ट्स होता है। what is the functional group of aldehyde, aldehyde CHO होता है, कार्बोनिल ग्रुप से बिलोंग करता है, तो CHO। अगर एक तरफ R दूसरी तरफ भी R हो जाए तो कीटोन बनेगा, तो C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ईस्टर बाय व्हिच रिएक्शन, ईस्टरिफिकेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है ईस्टर। जैसे इथाइल एसीटेट है, उसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, हाइड्रोलाइसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को उसमें कन्वर्ट करना तो ईस्टरिफिकेशन, फिशर ईस्टरिफिकेशन की जाती है। फिर विच डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, तो बैटरी का काम होता है केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। सो डियर स्टूडेंट, ये केमिस्ट्री का पोर्शन था। अब इंग्लिश का आ जाता है हमारे पास पहला पैसेज, देखिए ब्लैक होल्स आर रीजन, ये आपके 2025 में भी आया था, रीजन ऑफ स्पेस टाइम। डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़िए। अब आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट स्टोरीज मिलेंगी, पहले पैसेज पढ़ लो, एक दफा पढ़ो, दो दफा पढ़ो, तीन दफा पढ़ो, ठीक है, 3 दफा, मैं कहता हूँ 10 दफा पढ़ो, ठीक है ना, पूरा टाइम इस पे लगा दो। अल्लाह के बंदो, हर एक क्वेश्चन को करने की टेक्निक होती है, यानी कि आई एम सॉरी आप लोगों को माइक के बगैर मेरी वॉइस आ रही होगी, तो फिर भी यहाँ पे शोर वगैरह नहीं है, जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल सुकून होता है, फिर भी मैं माइक लगा लेता होता हूँ। लेकिन अब देखिएगा कि बच्चों, आप लोगों के पास जो रीडिंग पैसेज है, आप अभी अपनी नॉर्मल लाइफ में रीडिंग पैसेज को नहीं कर रहे हो कि जहां आपके पास बड़ा टाइम है। उधर एक एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट है, 1 मिनट तो बच्चों का ऐसे गुजर जाता है ना कि एक एमसीक्यूज को पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर ढूंढेंगे, 1 मिनट तो उधर ही गुजर जाना है। अगर बच्चों को पैसेज रीड करने पर लगा देंगे तो बच्चा 10-10 मिनट पैसेज को रीड करता रहेगा, और उस पैसेज में जो इंग्लिश आती है वो एडवांस लेवल की आती है। पहले तो बात है उस इंग्लिश को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करनी, कन्वर्ट करने की मीनिंग समझोगे ना तो वो आप लोग डायरेक्ट आंसर को नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि उधर पैसेज में जो चीज पूछी जाती है वो एज इट इज उधर मौजूद होती है। तो मीनिंग की तरफ नहीं जाना, ये शॉर्ट ट्रिक में नोट करके जाओ। वैसे पैसेज पढ़ना है भाई, बेतहाशा पढ़ो, इंग्लिश के मीनिंग भी समझो, सब कुछ करो, लेकिन अभी आप उधर एप्टीट्यूड में बैठे हो, एंड्रॉइड को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। अच्छा जी, एफिशिएंसी नहीं मानूंगा कि ये पूरा आप लोग पैसेज पढ़ो, 6 दफा पढ़ो, 8 दफा पढ़ो, पूरी समझ आ गई, फिर आओ अब आंसर ढूंढने के लिए दोबारा उधर चले जाओगे, तो पहले जो पढ़ा वो किस काम का है सर, अच्छे से समझ आ गई, हाँ समझ लेते लेते फिजिक्स का टाइम जाया, केमिस्ट्री का। अब देखो, अब इसमें क्या नहीं समझ आ रही, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द इवेंट होरिजोन ऑफ अ ब्लैक होल, ब्लैक होल को कौन सी चीज सही बता रही है, इंग्लिश उर्दू में मैं पढ़ता हूँ। ब्लैक होल आर रीजन ऑफ स्पेस वेयर ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्गर देन नथिंग, नो पार्टिकल और इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट कैन एस्केप फ्रॉम देम। तो ब्लैक होल वो जगह जहां से लाइट एस्केप नहीं हो सकती, ब्लैक होल वो जगह जहां से लाइट एस्केप नहीं हो सकती, द बाउंड्री बियॉन्ड विच लाइट कैन नॉट एस्केप, बी ऑप्शन मिल गया भाई, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अब देखो तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, हाईलाइट करने की जरूरत है, कर देता हूं, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे चलो, आगे चलो, दूसरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द, भाई पहले पढ़ो, अभी टाइम है, 100 दफा पढ़ो, पेपर में बैठ के इसको पढ़ा। वाइल ब्लैक होल्स आर ऑफन पोर्ट्रेट as cosmic vacuum cleaners sucking up everything in their path, they do not actively suck in the way vacuum cleaner does instead of। भैया बच्चों को मैं पढ़ रहा हूँ, बच्चा इस पे 4-5 मिनट लगा देगा, फिर क्वेश्चन को 2-3 मिनट में, फिर ऑप्शन को 1-2 मिनट में, 8 मिनट में एक सवाल को हल करेगा। तो भाई ये कोई रिकमेंडेड वे नहीं। अब देखो, according to passage why is the analogy of a cosmic vacuum cleaner misleading for black hole, यानी इसकी misleading की तरफ क्यों जा रही है। black hole only consume gas and dust, not larger object must cross the even horizon to be trapped, they are not actively pulled in afar, black holes repel each other comes to closer here। अब इसको पढ़ते हैं इधर, तो यहाँ पे अगर मैं चलता गया तो मुझे इंस्टेड ऑब्जेक्ट मस्ट क्रॉस द इवन हॉरिजॉन टू ट्रूली ट्रैप्ड, तो ये मुझे ट्रूली ट्रैप्ड वाला कहाँ पे गया, ये मुझे बी ऑप्शन मिल गया। भाई इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, ये है तरीका रीडिंग पैसेज को करने का। समझ आ रही है आप लोग। अब अभी नहीं फ्लो बना, आगे देखो, नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ एस्ट्रो, भाई पहले पढ़ो, सर रोक रहे हैं पढ़ने से, नहीं रोक रहा, 100 दफा पढ़ो, 800 दफा पढ़ो, अभी पढ़ के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ। उधर जाओगे, उधर भी अच्छा मेरी तरह से पढ़ लो, जिस बच्चे को ज्यादा बोले ना वो उधर भी पढ़े, अपना टाइम 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो। इधर 4-5 मिनट में पढ़ा, फिर क्वेश्चन की तरफ आया, फिर उसको ऊपर, तो ये भाई अपना टाइम वेस्ट करोगे। व्हाट काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड एविडेंस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल, कौन सी चीज कर रही है यहाँ पे, हम देख लेते हैं एक्सरे एमिशन,
ये उसको बता रही है। तो एक्सरे एमिशन बाय बाइनरी स्टार सिस्टम एंड स्टेलर मोशन नियर गैलेक्टिक सेंटर्स, तो ये हमारे पास राइट इसका बनेगा गैलेक्टिक सेंटर तक, यहाँ तक बिल्कुल। तो इसका क्या बन गया, इसका भी बी ऑप्शन बन गया, बी ऑप्शन। उसके पैसेज 4 देखो, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड फॉर फॉर्मेशन फॉर स्टेलर ब्लैक होल्स, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये मैसिव स्टार्स वाला इधर ही नजर आ गया, ये देखो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इतनी बात है, बस इतनी बात है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, वेयर आर द सुपरमैसिव ब्लैक होल्स टिपिकल फाउंड, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सेंटर ऑफ मिल्की वेज, और उसके बाद यहाँ पे हाँ ये देखो, रिजाइड इन द सेंटर ऑफ द मोस्ट गैलेक्सीज, एट द सेंटर ऑफ द मोस्ट गैलेक्सीज, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हॉकिंग रेडिएशन प्रपोज्ड बाय स्टीफन हॉकिंग एट द थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन दैट ब्लैक होल जो है एमिट थर्मल रेडिएशन, दिस रेडिएशन इज, अभी ये मैं पढ़ने लगे भाई, व्हाट डज द थ्योरी ऑफ हॉकिंग रेडिएशन सजेस्ट अबाउट ब्लैक होल्स, ये किसको बताता है, दे यूज्ड एज सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी इवेंचुअली इवापोरेट ड्यू टू इमिटेड, दे आर कंपोज्ड प्राइमरी ऑफ डार्क मैटर, दे आर कांस्टेंटली ग्रोइंग इन द साइज ऑफ, तो उसने थ्योरी में क्या बताया था, इस थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन ब्लैक होल एमिट थर्मल रेडिएशन, तो थर्मल रेडिएशन किधर है, बी ऑप्शन में भी, सीधी सी बात है, देखो फौरन से आंसर मिल जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पहले पढ़िए कि व्हाट इज सिंगुलैरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लैक होल, सिंगुलैरिटी इसमें क्या आ रही है, ब्लैक होल डेंसिटी mass space time curvature, this concept relies the prediction of relativity but it also break down the theory under the extreme conditions suggestion need no more theory of quantum, the outer edge of black holes या origin of intense X-ray, a point of infinite density and space time curvature, got it, तो यहाँ पे बी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास एक्रीशन डिस्क्स आर फॉर्म्ड अराउंड ब्लैक होल, अब इसका खुद मुझे ट्राई करके दो, हाउ डज एक्रीशन डिस्क हेल्प इन डिटेक्टिंग ब्लैक होल, पहली दूसरी लाइन में मिल जाना है, पहली दूसरी लाइन में ही मिल जाना आप लोगों को। नौवें का बताओ, नौवें का बताएं जल्दी से, व्हाट फिनोमेना अकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट गेट्स टू क्लोजर टू ब्लैक होल, जल्दी से बताएं, हाँ जी जल्दी से, फैक्टिफिकेशंस बिल्कुल आगे, व्हाट डिड इवन हॉरिजॉन्टल जो टेलीस्कोप है EHT प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इमेज, तो ये तरीका कार होता है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बी पासिंग, बी वेरी ट्रू पासिंग। बच्चों अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग एक स्केड्यूल में यूईटी की तैयारी करो, आप लोग चाहते हो पंजाब यूनिवर्सिटी, आप लोग ITU, आप लोग नस्ट, आप लोग कॉमसेट्स, तो उसके लिए आप लोग हमारा बैच 25 मार्च से पहले हिस्सा बन सकते हो। 25 से पहले आप लोगों की फी 5000 होगी पूरे बैच के लिए, पूरे साल के लिए। अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारा बैच ईद स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों को ईद पे बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया गया। अगर आप 25 मार्च के बाद आओगे तो बच्चों आप लोगों के लिए जो फी होगी वो फी आप लोगों के लिए 7000 ही होगी, लेकिन अगर आप अभी बैच को ज्वाइन कर लोगे तो आपकी फी जो होगी वो 5000 होगी। 2000 का डिस्काउंट आप बच्चों को मिल रहा है इस ईद पे। तो 25 मार्च से पहले हमारे इस बैच का हिस्सा बने। अगर आप लोग नस्ट की, यूईटी, ई-कैट की, फास्ट की, एनईडी, मेहरान, जीके की तैयारी करना चाहते हो, तमाम के एडमिशंस आप लोगों के ओपन हुए पड़े हैं। अभी इस नंबर पर राब्ता करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। नस्ट के अंदर टॉपर्स हो, फास्ट के अंदर टॉपर्स हो, एनईडी मेहरान के अंदर हो, जीके के अंदर हो, फास्ट में 95.78 का एग्रीगेट हो, एनईडी में 93 का स्कोर हो, मेहरान में डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशंस हो, नस्ट में 170 प्लस का स्कोर हो, पहली मेरिट पोजीशन हो, यूईटी के अंदर टॉपर्स हो, तो वो सारे पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चे होते हैं, उनके रिव्यूज भी मौजूद हैं। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनेगा अगर आप एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2 में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।